सेक्शन नंबर 114 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का यह है जी। इसका नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सब सेक्शन 1 इसका जो है वो बता रहा है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर। ठीक है जी। कि फॉलोइंग पर्सनस जो हैं इनको फर्निश करना रिटर्न ऑफ इनकम, यानी फर्निश करने से क्या मुराद होता है कि ये इसको जमा करवाएंगे फिल करने के बाद। ठीक है, यानी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करेंगे अदर वर्ड्स में। ठीक है, फॉर अ टैक्स ईयर कि किन लोगों के लिए रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करना ज़रूरी है। पर्सन जो होता है इसके लिए हमें सेक्शन 80 में एक लुक थोड़ी सी देनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 पर्सन जो होता है वो इंडिविजुअल भी होता है। ठीक है, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी हो सकती है। ये सारे पर्सन के जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो हैं ये पर्सन की डेफिनेशन में सेक्शन 80 के मुताबिक आते हैं। ये आपने याद रखना है। और कंपनी के अंदर अगर आप जाएंगे इसी सेक्शन के अंदर तो ये 9 एंटिटीज़ शामिल हैं। ठीक है जी, मुदारबा है, कंपनी है, ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट है, अच्छा जी, फॉरेन एसोसिएशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्मॉल कंपनी, ये सारे इसमें कंपनी में शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कोई तकरीबन 15 के करीब या 16 के करीब जो हैं टोटल एंटिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है जी, यानी कंपनी के अंदर आगे 9 चीज़ें शामिल हैं और पर्सन के अंदर ये आप देख सकते हैं कि 6-7 चीज़ें ऑलरेडी शामिल थी। तो ये 15, 16 या 17 जो हैं टोटल ये एंटिटीज़ ये पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि पर्सन से मुराद इंडिविजुअल ही नहीं है, बाकी भी जो सारी एंटिटीज़ हैं जो कि कानूनी तौर पे इसमें सेक्शन 80 के तहत शामिल है। आगे मूव करते हैं। हर कंपनी के लिए इसका क्लॉज ये बताता है कि हर कंपनी के लिए रिटर्न फर्निश करना ज़रूरी है, यानी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। क्लॉज ए बी, एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax under this ordinance for the year। इससे मुराद ये है कि जिस भी पर्सन की इनकम exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax, यानी जो एग्जम्प्ट इनकम है उससे ऊपर चली जाती है तो फिर उसके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसकी मिसाल आप ले लें कि 2023-24 में सैलरी की जो इनकम है 6 लाख ग्रॉस इनकम जो है सालाना वो एग्जम्प्ट है। 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और टैक्सेबल इनकम होने की सूरत में उस सैलरीड पर्सन पे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह आपकी कोई भी इनकम है तो अगर वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आती है, चाहे आप टैक्स देते हैं उसका या नहीं देते, लेकिन अगर वो एग्जम्प्ट कैटेगरी से निकल के टैक्सेबल कैटेगरी में आती है, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल है, ये सारों के जो हैं स्लैब्स हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो उन स्लैब्स में लिखा हुआ है कि इतनी अगर सालाना इनकम होगी 4 लाख तक होगी या 6 लाख तक होगी तो माफ़ी है, उससे ऊपर जाएगी तो फिर टैक्स लगेगा। तो अगर आपके ऊपर आपकी इनकम किसी भी इनकम के हेड के अंदर टैक्सेबल के अंदर आती है, ठीक है, यानी आप स्लैब से देखेंगे डेफिनेटली रिटर्न तो ये बंदा ऑलरेडी फाइल नहीं कर रहा, तो ये स्लैब से देखेगा कि उसकी जो इनकम है वो अगर टैक्सेबल के अंदर फॉल कर रही है तो देन इसके ऊपर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे ज़रूरी है। इसके बाद क्लॉज ए सी है और एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज 36 ऑफ सेक्शन 2। ए ई है क्लॉज, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो ये फाइनल टैक्सेशन जो इनकम्स फाइनल टैक्सेशन जिन पे होती है वो यहाँ पे दी गई हैं। ये लिस्ट है पूरी, आप इसको वीडियो को पास करके इसको पढ़ सकते हैं। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो भी मौजूद है। ठीक है, तो ये जो सारी इनकम्स हैं इनके ऊपर फाइनल टैक्सेशन होती है। जिस बंदे की भी इन सोर्सेज से इनकम आती है, ये जो स्क्रीन पे सारे लिखी हुई हैं, तो उस बंदे के ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब क्लॉज बी है, एनी पर्सन नॉट कवर्ड इन क्लॉज 2A, AB, AC और AD हु हैज़ चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। यानी ये जो टैक्स ईयर हमारा गुजरा है 2023 का, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे पिछले जो 2 टैक्स ईयर थे 2022 का 2021 का, उसमें अगर एक बंदा जो है वो उसकी इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है, ठीक है, यानी उसकी एग्जम्प्ट कैटेगरी में इनकम नहीं आती,
तो देन उसके लिए 2023 में भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर क्या है, पिछले जो 2 टैक्स ईयर्स थे उसमें अगर एक बंदे की इनकम चार्जेबल टू टैक्स आई है तो देन उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर में रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये क्लॉज बी की सब क्लॉज 1 थी, उसके बाद सब क्लॉज 2, क्लेम्स और लॉस कैरीड फॉरवर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर अ टैक्स ईयर थी। ठीक है, किसी भी इनकम के हेड में अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड किया गया है नेक्स्ट ईयर में तो फिर भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। सब क्लॉज 3, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर और ओन्स एनी फ्लैट। अच्छा जी, तो 500 स्क्वायर यार्ड्स या इससे ज़्यादा जो है अगर किसी के पास जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि 500 या स्क्वायर यार्ड्स या इससे ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देन इसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब ये 500 स्क्वायर यार्ड्स भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने जो हैं होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी जो कैलकुलेशन है आई थिंक शायद यहाँ पे भी पड़ी हो। ये पड़ी हुई कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो 500 स्क्वायर यार्ड्स की कैलकुलेशन जो है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो इसके बगैर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखें, इसमें अगर मरला आपका 272.25 स्क्वायर फुट का है जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है तो 16.5 मरला तकरीबन जगह बनती है। लेकिन अगर मरला जो है रेड कलर में जो लिखा हुआ है 225 स्क्वायर फुट का है तो फिर ये 20 मरला जगह बनती है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो है 225 स्क्वायर फुट वाले 20 मरले जो हैं ये इसके अंदर जो है वो शामिल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं दोबारा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 225 स्क्वायर फुट का मरला अगर है तो फिर 20 मरला या इससे ज़्यादा होगी तो फिर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या उस बंदे जो पर्सन है उसके पास ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन एरियाज फालिंग विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉज इन द प्रोविंसेस। ठीक है, यानी लोकल गवर्नमेंट लॉज के स्टार्ट होने से पहले इस बंदे के पास कोई फ्लैट था जो कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो दैन इसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या ये फ्लैट जो है ये एरियाज़ ऑफ कंटोनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर, तो देन अगेन इसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद सब क्लास 4 है, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया। ठीक है, तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बंदे के पास अगर रेटिंग एरिया में है तो अगेन 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा होगी तो फिर रिटर्न फाइल करना उस पर ज़रूरी है। ओन्स अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा कवर्ड एरिया वाला फ्लैट किसी के पास है अगर और वो रेटिंग एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है तो देन उस पर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, यानी 1000 सीसी से ऊपर वाली अगर आपके पास कोई भी मोटर व्हीकल है तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर 1000 सीसी है तो फिर आप इसके अंदर फॉल नहीं करते। ठीक है, यानी 1000 सीसी पे नहीं है, अबव 1000 सीसी है। हैज़ ऑब्टेन्ड एन नंबर। ठीक है, एन नंबर नेशनल टैक्स नंबर जो है वो अगर आपने ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है तो फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम है। अच्छा जी, इसके बाद सब क्लॉज 8 है, इज़ होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सीड्स ₹500,000। ठीक है, तो आपका 5 लाख से ज़्यादा एनुअल बिल है और आपके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे ज़रूरी है। इज़ अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन और एनी मार्केट कमेटी और एनी प्रोफेशनल बॉडी। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके साथ अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसमें इन्होंने शामिल किया है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा जी, इसके बाद 10 सब क्लॉज है, इज़ अ रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116A। तो 116A के तहत अगर आप रेजिडेंट पर्सन है लेकिन फॉरेन इनकम और एसेट्स आपके हैं तो 116A के तहत अगर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। डेफिनेटली अगर 116 के तहत आप आते हैं तो फिर आपके ऊपर 114 भी लागू होता है कि आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद है जनाब इसकी, ठीक है जी,
के अंदर जनाब इन्होंने बताया हुआ है कि पर्सनस और क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज। ठीक है, कोई भी पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन जिनको मिनिस्टर इंचार्ज जो है कोई नोटिस भेज देता है कि भाई आप रिटर्न अपना फाइल करें, वो भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 1A है, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स ₹300,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹400,000 इन अ टैक्स ईयर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर। यहाँ पे आना था, इन्होंने लिख दिया फ्रॉम द टैक्स ईयर। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में 3 लाख से 4 लाख के दौरान सालाना जो है किसी भी टैक्स ईयर में वो है, तो उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे हम जो है एक्चुअल जो हमारा जो लॉ है वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है स्लाइड से कवर कर लिया। तो इसके बाद जनाब आप देख सकते हैं ये एक्चुअल लॉ है। ठीक है जी, इसमें हमने यहाँ तक कवर किया है, सब सेक्शन 1A तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और सब सेक्शन 2 पे हम जो है स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। अ रिटर्न ऑफ इनकम Clause A shall be in the prescribed form and shall be accompanied by such annexures, statements or documents as may be prescribed। ठीक है जी, तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ स्टेटमेंट, अनेक्स्चर या डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं साथ आप लगाएंगे। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड मे प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम और पर्सनस इंक्लूडिंग पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। तो बोर्ड जो है वो डिफरेंट रूल्स जो है वो रख सकता है मुख्तलिफ रिटर्न्स के लिए और डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सनस के लिए डेफिनेटली। अच्छा जी, क्लॉज बी शैल फुली स्टेट ऑल रेलिवेंट पर्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द टैक्स पेयर। तो इनके साथ जो है आपने रेलिवेंट पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है, जो कि स्पेसिफाइड है रिटर्न के फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द टैक्स पेयर। अगर आपको कहते हैं जो टैक्स अथॉरिटी है वो आपको कहती है कि अपना रिकॉर्ड पेश करें, तो रिकॉर्ड भी आप जो है वो पेश करेंगे। शैल बी साइंड बाय द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव वेयर सेक्शन 172 अप्लाइज। ठीक है जी, तो इसका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर पुराने ज़माने में जैसे रिटर्न जो था, रिटर्न फाइल किया जाता था, तो उसमें सिग्नेचर जो थे रिक्वायर्ड थे। क्लॉज डी शैल बी अकम्पनीड विद एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम, यानी जो इनकम के ऊपर आपका टैक्स कटा है उसका एविडेंस जो है वो साथ आप अटैच करेंगे। ठीक है जी, शैल बी अकम्पनीड विद अ वेल्थ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116। ठीक है जी, वेल्थ स्टेटमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। शैल बी कंपनीज विद अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116A। तो 116A के तहत जो है फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जो है जो लोग मतलब फ़ाइल कर रहे हैं, तो उसमें फिर फॉरेन इनकम और एसेट्स उनके जो है वो भी विजिबल होना चाहिए। सब सेक्शन 2A अ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया or any other computer readable media as may be prescribed by the board shall also deemed to be a return for the purpose of subsection 1, and the board may by notification in official gazette make rules for determining eligibility of data of such returns and intermediaries who will digitize the data of such returns and transmit the same electronically to the income tax department under their digital signatures and other matters relating to electronic filing of return statement of documents। ठीक है, 2005 में जब इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जो है वो स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ शामिल की गई थी। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न बंदा फाइल करता है तो वो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न अगर फाइल करता है तो उसके ऊपर फिर जो है अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और बोर्ड जो है वो फिर मतलब किस तरह से वो अंदर उनके जो है FBR जो है वो किस तरह से उस डाटा को फिर आगे किसी एजेंसी या किसी जो है यहाँ पे इंटरमीडियरीज़ लिखा हुआ है इन्होंने, जो मतलब इनके असिस्ट करते हैं जो FBR को, उनका जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सब सेक्शन 3 कमिश्नर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर अ पर्सन और अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एज case may be to furnish a return of income by the date specified in the notice for a period of less than 12 months
ठीक है। तो अब जो कमिश्नर है वो लेस दैन 12 मंथ्स का रिटर्न भी किसी को कह सकता है कि भाई फाइल करो नोटिस के ज़रिए। जैसे जहाँ पे एक बंदा फौत हो गया हो तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को कहेगा, ठीक है, जो उसके जो आगे जो उसके बच्चे शच्चे हैं, ठीक है, जो लीगल हायर्स हैं उसके, ठीक है। और पर्सन हैज़ बिकम बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन, ठीक है, और पर्सन जो है बैंकरप्ट हो गया है या लिक्विडेशन उसकी हो गई है, द पर्सन इज़ अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, या वो जो बंदा है वो पाकिस्तान छोड़ने वाला है, तो देन बी कमिश्नर उसे जो है कह सकता है एक नोटिस सेंड करके। और इसका ई जो है क्लॉज वो कह रही कमिश्नर अदरवाइज कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट टू रिक्वायर सच अ रिटर्न टू बी फर्निश्ड, या किसी भी सूरत में कमिश्नर कहता है कि भाई आप रिटर्न फाइल करें तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। लेस दैन 12 मंथ्स का जिक्र हो रहा है। सबसेक्शन 4 जो है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 कमिश्नर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन who in the commissioner's opinion is required to file a return of income under this section for a tax year। सब सेक्शन 4-5 से रिलेटेड है और कमिश्नर जो है बाय नोटिस इन राइटिंग किसी भी बंदे को कह सकता है जिसको कमिश्नर समझता है कि इसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर के लिए या असेसमेंट ईयर के लिए कमिश्नर जो है वो नोटिस सेंड कर सकता है, बट हु हैज़ फेल्ड टू डू सो टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर, यानी ऑलरेडी उस बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो कमिश्नर उसे नोटिस सेंड कर रहा है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस और सच लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन सच नोटिस और द कमिश्नर में अलाउ, ठीक है। तो कमिश्नर जो होगा नोटिस के अंदर टाइम पीरियड मेंशन कर देगा इधर, या फिर जो भी टाइम मेंशन करेगा उसके मुताबिक आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अच्छा जी, सब सेक्शन 5 क्या कहता है, नोटिस अंडर सब सेक्शन 4 मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स और असेसमेंट ईयर्स, कि पिछले 5 जो कंप्लीट टैक्स ईयर हैं या असेसमेंट ईयर हैं उनके लिए उनमें से वन और मोर यानी आइदर 1 साल के लिए या मल्टीपल ईयर्स के लिए कमिश्नर नोटिस इशू कर सकता है कि आप उनके रिटर्न जो है वो फाइल करें, ठीक है जी। और प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल रिटर्न फॉर एनी ऑफ लास्ट 5 completed tax years, notice under subsection 4 may be issued in respect of one or more of last 10 completed tax years, ठीक है। तो अगर मुकम्मल पिछले 5 साल में एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाया तो पिछले 10 सालों में से एक या ज़्यादा सालों का रिटर्न जो है उसके लिए कमिश्नर नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट टाइम लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई if commissioner is satisfied on the basis of returns to be recorded in writing that a person who failed to furnish his return has foreign income or owns foreign assets, अगर बंदा जो है उसके पास फॉरेन इनकम है और फॉरेन एसेट्स हैं और कमिश्नर जो है वो सेटिस्फाइड है कि इसके पास जो है बेसिकली इसकी जो इनकम है दैट इज़ फ्रॉम फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स, तो उस सूरत में टाइम लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉरेन इनकम और एसेट्स के लिए थोड़ा सा जो टाइम लिमिटेशन है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, डाटा जो है वो हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से टाइम लिमिटेशन जो है वो लागू नहीं होगी। सब सेक्शन 6 पे मूव करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 6 जो है इसमें रिवीजन ऑफ रिटर्न जो है वो जो है उसका जिक्र है, ठीक है जी। रिवीजन ऑफ रिटर्न जो है कि वो किस तरह से करनी, यानी एक बंदे ने एक दफ़ा रिटर्न फाइल कर दिया है और देन वो जो है उसको रिवाइज़ करना चाह रहा है अब, तो फिर उसका क्या मामला होगा जी। सेक्शन 114 का सब सेक्शन 6 जो है रिवीजन ऑफ रिटर्न, इसके बारे में एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये इसके ऊपर बड़े ही कम मुझे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिली है कि कॉम्प्रिहेंसिव इसको किसी ने डिस्कस नहीं किया हुआ। तो देखें इसमें इन्होंने लिखा हुआ कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6A एनी पर्सन हु हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट देयर इन मे फाइल रिवाइज्ड रिटर्न सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली कि कोई भी ओमिशन क्या होता है कि कोई चीज़ ओमिट हो जाना, आपने लिखनी थी भूल गए आप लिखने से, और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट जो है वो गलत लिख दी है। तो इन दोनों सूरतों में आप रिवीजन ऑफ रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नीचे जो क्लॉजेज़ में दी गई कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करना होगी। क्लॉज ए, इट इज़ अकम्पनीड बाय द रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स एज द केस मे बी, यानी मिसाल के तौर पे बिज़नेस इनकम आपने शो की थी तो उसमें रिवाइज्ड अकाउंट और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो आपको साथ प्रोवाइड करना होंगे FBR को, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में वेव दिस कंडीशन इफ़ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड अकाउंट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स इज़ नॉट नेसेसरी, तो इस कंडीशन को कमिश्नर वेव ऑफ कर सकता है अगर वो चाहे।
क्लॉज बी, रीजन फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द टैक्स पेयर आर फाइल्ड बाय द रिटर्न। तो ये आप लोग जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप जो है एक जो है रीज़न लिखते हैं कि किस वजह से आप जो है रिटर्न जो है उसको रिवाइज़ करना चाह रहे हैं। तो ये रीज़न ऑफ रिटर्न लाजमी होती है। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो उसके साथ रीज़न ऑफ रिटर्न आपने अटैच करना होती है अटैचमेंट में जाके, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ ड्यूली साइंड। अब या तो इस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर लें वर्ड के अंदर जाके, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको आप प्रिंट लेके फिर इसको हार्ड कॉपी में साइन करके फिर दोबारा से स्कैन कर लें, ये भी तरीकाकार है। तो ये अपने लाजमी अटैच करना होती है, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो साथ ये अटैच करेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि इट इज़ अकम्पनीड बाय द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो आपसे को कमिश्नर से इजाज़त लेना होती है रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए, लेकिन इसमें एक सूरत में ये जो इजाज़त है ये वेव ऑफ हो जाती है। नीचे मैं आपको बताता हूँ, आगे जिक्र आएगा तो फिर इसको डिस्कस करेंगे कि किस सूरत में इजाज़त नहीं लेना होती कमिश्नर से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं और हम पीछे से कंटिन्यूशन में देखते हैं। क्लॉज ए बी ए हमने डिस्कस की है और क्लॉज सी पे हम जो है पहुँच गए हैं। क्लॉज सी क्या बताती है? टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज़ नॉट लेस देन, ठीक है, द, इसको आपने ऐसे पढ़ना है, लेस देन द इनकम, ठीक है। यानी ये कंडीशन है और ये ज़रूरी है कि पिछली दफ़ा जो आपने जो असल रिटर्न जमा करवाया था उसके अंदर, पिछली दफ़ा से मुराद ये है कि जो आपने असल रिटर्न इस टैक्स ईयर का जमा करवाया है उसके अंदर जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे आप थोड़ी इनकम नेक्स्ट टाइम पे शो नहीं कर सकते रिवीजन के अंदर, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल भी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इंटरनेट पे कि टैक्सेबल इनकम आप अपनी कम शो नहीं कर सकते रिवीजन के दौरान। जितनी आपने पिछले एक्चुअल रिटर्न में शो कर दी थी उतनी ही आप शो करेंगे, या उससे ज़्यादा शो कर सकते हैं, कम नहीं शो कर सकते, ये कंडीशन है। इसी तरह लॉस डिक्लेयर्ड जो है इज़ मोर देन द लॉस, ठीक है। यानी लॉस जो पिछली दफ़ा से मुराद क्या है, जो एक्चुअल रिटर्न आपने फाइल किया टैक्स ईयर का वो पिछली दफ़ा में से मुराद है, ठीक है। एक्चुअल रिटर्न के अंदर जो लॉस डिक्लेयर किया है उससे लॉस जो अब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इनकम को आप कम नहीं कर सकते, लॉस को आप बढ़ा नहीं सकते, ये बात याद रखिएगा। अगर ये आप काम करते हैं तो आपका रिटर्न इनवैलिड रिटर्न कहलाएगा। रिवीजन वाला रिटर्न की बात हो रही है, रिवाइज्ड रिटर्न, ठीक है। रिवाइज्ड रिटर्न की बात हो रही है कि एक्चुअल रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसमें जो इनकम है उससे आप रिवाइज्ड रिटर्न में आप इनकम कम शो नहीं कर सकते। लॉस जो आपने एक्चुअल रिटर्न में शो किया था उससे रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर जो लॉस है उसको आप लॉस को नॉट मोर देन ज़्यादा नहीं शो कर सकते, ठीक है जी। लॉस को बढ़ा नहीं सकते, इनकम को कम नहीं कर सकते रिवाइज रिटर्न के अंदर। प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी ऑफ अबव कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड द रिटर्न फर्निश्ड शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न एज इफ़ इट हैड नॉट बीन फर्निश्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है चीज़ कि ये इनवैलिड रिटर्न कहलाएगा अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन, ऊपर कंडीशंस कौन सी हैं, यानी क्लॉज ए से लेके फिर बी है, फिर बी ए है और फिर सी है, ये चार क्लॉजेज जो हैं इनके अंदर जो कंडीशंस हैं अगर ये फुलफिल नहीं होती तो फिर आपका रिटर्न इनवैलिड रिटर्न कहलाएगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो provided further that the conditions specified in clause BA shall not apply if revised return is filed within 60 days of filing of return, ठीक है। तो कमिश्नर से अप्रूवल वाली जो क्लॉज थी BA वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप जो है रिटर्न अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। रिवाइज रिटर्न अगर 60 दिन के अंदर अंदर फाइल कर रहे हैं तो कमिश्नर से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होगी। ये चीज़ थी जो मैंने आपको ऊपर कहा था कि ये नीचे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कौन सी क्लासेस लगेंगी? रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं 60 दिन के अंदर अंदर, आपके पास क्लॉज ए लगेगी, आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, बी एप्लीकेबल होगी, बी ए एप्लीकेबल नहीं होगी, बी ए एप्लीकेबल नहीं होगी और सी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। 3 क्लॉजेज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी 60 दिन के अंदर अंदर रिवीजन ऑफ रिटर्न फाइल करने वालों के ऊपर। अच्छा, provided also that where commissioner has not made an order of approval in writing for revision of return before the expiration of 60 days from the date where revision of return was sought, the approval required under clause BA shall be deemed to have been granted by the commissioner and conditions specified in clause BA shall not apply। यानी
कि अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर अपना रिवीजन कर रहे हैं तो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर ऑलरेडी आपको ऐसा तसव्वुर किया जाएगा कि आपको मिल गई हुई है। ठीक है जी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ए शैल नॉट अप्लाई एंड द अप्रूवल रिक्वायर्ड देयर अंडर शैल बी डीम टू हैव बीन ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इफ़। ठीक है, तो दो सूरतों में कमिश्नर की अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड तसव्वुर की जाएगी अगर कमिश्नर हैज़ नॉट मेड एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल इन राइटिंग for revision of return before the expiration of 60 days from the date when the revision of return was sought। तो ये रेपिटेशन है वर्ड्स की। दोबारा इन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। और अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी ग्रांटेड आपको तसव्वुर की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर अंडर शैल बी डीम टू हैव बीन ग्रांटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड देयर अंडर। ठीक है जी। और उसके अलावा टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज़ मोर देन और लॉस डिक्लेयर्ड इज़ लेस देन इनकम और लॉस एज केस में बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 120। तो अगर आपने रिवाइज रिटर्न में टैक्सेबल इनकम ज़्यादा डिक्लेयर की है, ठीक है, या लॉस जो डिक्लेयर किया था पिछले रिटर्न में एक्चुअल में और उससे रिवाइज रिटर्न में लॉस जो है वो अब कम डिक्लेयर किया है, तो उस सूरत में आपको कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक और फैसिलिटी आपको दे दी है गवर्नमेंट ने कि अगर आपने इनकम जो है एक्चुअल रिटर्न से रिवाइज्ड रिटर्न के अंदर इनकम ज़्यादा डिक्लेयर कर दी है या लॉस डिक्लेयर जो था उसको आपने कम डिक्लेयर कर दिया है, तो उस सूरत में आपको कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बीए आप पे लागू नहीं होगी। अच्छा जी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। ये वाली वो चीज़ है जो सारे यूट्यूबर मिस कर रहे हैं। तो भाई बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट जो होती है वो ये होती है कि एक बंदा जो है उसने यानी कि उसने जानबूझकर नहीं किया, ठीक है, उससे बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है कि कोई ओमिशन होगी या रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ठीक है जी। तो आप फेयर चलते हुए आपसे ये काम हुआ है, अनफेयरली या आप विलिंगली ये काम नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं बोनाफाइड ओमिशन। बोनाफाइड ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट है तो फिर कमिश्नर से अप्रूवल जो है वो लाजिम है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली आप रिवीजन कर ही सकते हैं तब जब बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एग्जम्पशन बता दी है। ठीक है, या तो आपकी इनकम आपने ज़्यादा शो करनी है फिर आपको कमिश्नर से माफ़ी मिल जाएगी। ठीक है, या लॉस आपने जो है वो कम शो करना है फिर भी कमिश्नर से इजाज़त की माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने बोनाफाइड ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट की करेक्शन करनी है तो फिर कमिश्नर से अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, उसके बगैर आप ना करें, उसको ना छेड़ें। ठीक है जी। और इसके बाद जनाब इसका जो है सब सेक्शन 6A है, इफ़ अ टैक्स पेयर फाइल्स अ रिवीजन ऑफ रिटर्न वॉलेंटरीली। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। इस पे मुकम्मल इन्होंने डिटेल्ड बताई हुई है कि फिर उसको फ़ाइन कितना कम होता है और क्या, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो 14 का सब सेक्शन 6A। अच्छा जी, और हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें है जी कि इफ़ अ टैक्स पेयर फाइल्स आर रिवाइज रिटर्न वॉलेंटरीली। ठीक है, तो इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं कि एक जो टैक्स पेयर है वो अगर अपना रिटर्न जो है जो बेसिकली रिवाइज्ड रिटर्न है उसको वॉलेंटरीली अगर फाइल कर देता है, या दीगर दो केसेस नीचे डिस्कस हुए हैं जिसमें उसको नोटिस आने से पहले और नोटिस आने के बाद जो है उसको कितना कितना फ़ाइन जो है वो अदा करना पड़ता है। तो ये चीज़ डिस्कस हुई है। तो अगर तो एक बंदा वॉलेंटरीली अपना रिटर्न, पहला जो है 6A की पहली लाइन जो है, वॉलेंटरीली एक बंदा अपना रिटर्न फाइल कर रहा है और जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड थी और अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट टू बी एवेडेड थी, यानी जो उसने कम टैक्स पे किया हुआ था या कम शो किया हुआ था, तो उसको अब वो पे कर देता है साथ रिवाइज रिटर्न के साथ। तो उस सूरत में अलॉन्ग विद द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। ठीक है, तो एक तो वो जो रिमेनिंग टैक्स है उसकी पेमेंट करेगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को पे नहीं किया, जैसे बिजली का बिल पे नहीं करते तो उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। ठीक है, ये जुर्माना भी कह सकते हैं या आप इसको लेट फ़ी भी कह सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी आप इसके साथ जो है वो पे करेंगे। व्हेन एवर इट कम्स टू हिज नोटिस बिफोर रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 177 और सब सेक्शन 9 ऑफ 122 नो पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो इस बंदे के ऊपर पेनल्टी क्या होती है? पनिशमेंट या सज़ा। तो पेनल्टी कोई नहीं होगी इस बंदे के ऊपर, लेट फ़ी देगा प्लस जो टैक्स पेबल था वो अदा करेगा, दो चीज़ें देगा। ठीक है जी। और ठीक है जी, लेट फ़ी
और प्लस जो टैक्स पेबल था, ये दो चीज़ें ही बंदा अदा करेगा अगर वॉलंटरीली इसने अपना रिटर्न रिवाइज कर दिया है तो। दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा जी, एक बंदा है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ टैक्स पेयर डिपॉजिट्स द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, एज पॉइंटेड आउट बाय द कमिश्नर ड्यूरिंग द ऑडिट। अब ऑडिट हो गया और कमिश्नर ने कहा कि भाई तुमने टैक्स नहीं पे किया, और वो बंदा जो है वो टैक्स पे कर रहा है ऑन और बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122। लेकिन इसको अभी नोटिस जो है वो नहीं आया सेक्शन 122 के तहत। ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी एवेडेड, द डिफॉल्ट सरचार्ज and 25% of penalties leviable under this ordinance along with the revised return। तो ये बंदा चार चीज़ें सबमिट करेगा। नंबर वन वो ये सबमिट करेगा कि ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी एवेडेड, जो उसका टैक्स पेबल रहता था वो अदा करेगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी लेट पेमेंट के लिए जो उसके ऊपर फ़ाइन हुआ है वो अदा करेगा, और 25% ऑफ पेनल्टी वो पे करेगा जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके ऊपर लगाई गई है, ठीक है। तो सज़ा जो है उसका 25% ये बंदा अदा करेगा, ठीक है जी। पेनल्टी क्या है? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट यूजुअली फ़ाइन की सूरत में होती है, तो वो फ़ाइन जो है वो बंदा जो है वो अदा करेगा, उसका 25% अदा करेगा अगर वो सिर्फ फ़ाइन है। देन ठीक है जी, provided further that in case of taxpayer revises the return after issuance of show cause notice under subsection 9 ऑफ सेक्शन 122। अब बंदे को आ गया है शो काज नोटिस और सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 के तहत। ही शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी वेटेड, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड 50% ऑफ लेवेबल पनिशमेंट। तो ये जो बंदा है ये तीन चीज़ें लाजमी रिटर्न कर जमा करवाएगा। पहले ये रिटर्न रिवाइज रिटर्न जमा करवाने से पहले ये बंदा जो भी टैक्स पेबल था वो अदा करेगा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो जुर्माना हुआ वो अदा करेगा, प्लस 50% ऑफ पेनल्टी यानी जो सज़ा है उसका 50% ये पे करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये रिवाइज रिटर्न अपना फाइल करेगा। देयर आफ्टर द शो काज नोटिस शैल स्टैंड अबेटेड, यानी कि शो काज नोटिस फिर ख़त्म हो जाएगा जब वो ये बंदा ये चार काम कर देगा। सेक्शन नंबर सब सेक्शन 7, एवरी रिटर्न परपोर्टिंग to be made or signed by or on behalf of a person shall be treated as having been duly made by the person or with the person's authority until the person proves contrary। यानी कि जो भी बंदा रिटर्न फाइल करता है या किसी को कहता है कि मेरा रिटर्न फाइल कर दो, वो यही तस्वर किया जाएगा कि इस बंदे ने खुद ये रिटर्न फाइल किया है, अनलेस कि ये बंदा इस चीज़ को साबित कर दे कि मैंने ये रिटर्न खुद से फाइल नहीं किया, ठीक है जी। तो आपने जब भी रिटर्न किसी से फाइल करवाना है ध्यान से करवाना है ताकि वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ उसके अंदर ना करे कि कल कला आपको इनकम टैक्स वाले जो हैं वो कॉल करके बुलाएं और आपको वहाँ पे जवाबदेह होना पड़े, ठीक है जी।